गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है और गुजरात में एक के बाद एक मैराथन चुनाव प्रचार किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों पर फतेह हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने 2 बड़े रोड शो किए हैं। 1 दिसंबर को जहां 50 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो किया गया, तो वहीं 2 दिसंबर को यानी कि कल 6 किलोमीटर का मेगा प्रचार किया गया। क्या गुजरात में मोदी का मेगा शो ही गेम चेंजर साबित होगा? आज इसी पर बात करेंगे। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही स्टूडियो में भी गेस्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा ने दिया है विवादित बयान और बीएस उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, बीएस उग्रप्पा ने कहा, मोदी मॉडर्न भस्मासुर जैसे हैं। बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ कर रही है खिलवाड़, अमीरों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं और आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्दों का कैसे बीएस उग्रप्पा ने किया इस्तेमाल, सुनिए। ಈ ಒಂದು ಭಸ್ಮಾಸುರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21A ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। तो आपने सुना उग्रप्पा को। गुजरात चुनाव के दौरान ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपशब्द कहे हो या इस तरह की टिप्पणी की हो। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी शब्दों की मर्यादा भूल चुके थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था मोदी के बारे में, सुनिए जरा। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी को लेकर निधि अब इंफॉर्मेशन वॉल पर यह बताना भी जरूरी है कि किस तरीके से गुजरात में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी पर यह प्रहार किया। सबसे पहला नाम मधुसूदन मिस्त्री का, गुजरात चुनाव में मोदी को औकात दिखा देंगे, ये बड़ी बात कही है। बिल्कुल। फिर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी कोई औकात, नरेंद्र मोदी ने कहा, जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो सेवादार हूं, ये जवाब दिया गया। बिल्कुल, मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से ये कहा गया, मोदी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है निधि, ये साफ नजर आता है कि मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि पर्सनल टारगेट करते हुए अब शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया गया। हमले किए गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया, औकात मेरी नहीं, मैं तो सेवादार हूं। फिर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मोदी से सरदार पटेल नहीं बन सकते जो बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया, मेहरबानी करके विकास के मुद्दे पर चर्चा हो। यही हम कह रहे हैं, विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका बयान भी सुनाया, कहा बीजेपी हर चुनाव में कहती है मोदी को वोट दो, जबकि नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा खड़गे एक परिवार को खुश करने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा निकाय से लेकर एमपी चुनाव तक मोदी की सूरत क्यों देखना है, लोकतंत्र उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये वार पलटवार हुआ है, लेकिन कांग्रेस व्यक्तिगत हमले कर रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा, हर जगह आपके रावण जैसे 100 मुख हैं क्या, क्योंकि हर जगह प्रचार, चुनाव कोई भी हो, प्रचार नरेंद्र मोदी के नाम और उनके चेहरे पर होता है, जिसका नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में विश्वास होता तो इस स्तर तक वो ना जाते। बिल्कुल, ये भी कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए, कल भी रोड शो, आज भी रोड शो, कांग्रेस को तो राम सेतु से भी नफरत है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। तो ये बहुत तीखी पलटवार
बार पलटवार है जो सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा खुद 2 किलो गाली खाते हैं, कांग्रेस को 4 क्विंटल गाली देते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कहा कांग्रेस ने मुझे गाली देने का अब कंपटीशन सा शुरू कर दिया है। तो बड़ी बातें और बड़े आरोप, लेकिन ये ताजा मामला निधि। अब एक और नेता शामिल हो गए इस फेहरिस्त में मोदी पर वार करने के लिए। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गुलामी की मानसिकता को आत्मसात किया है। फिर वीएस उग्रप्पा ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं मोदी भस्मासुर की तरह है। तो नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया सुरभि, ये कहते हुए कि कांग्रेस एक समुदाय, जाति या धर्म को दूसरे के खिलाफ भड़काती है। और ये बयान उस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से मुद्दों के आधार पर बात नहीं होती है। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार अजय उमाद भी हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही दीपक झा कांग्रेस नेता भी करेंगे हमें ज्वाइन, और एआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भी इस चर्चा में होंगे शामिल। राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी सर, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हुए ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी क्या असर डालती है आम वोटर पर? देखिए, मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में एक आपसी प्रतियोगिता हो गई है कि कौन कितना ज़्यादा अश्लील और गंदे शब्दों का, भोंडे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए करता है, शायद जो जितना ज़्यादा गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करेगा वो उतना ही श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नज़दीकी उनको माना जाएगा, या उनसे वो ज़्यादा उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ऐसा लग रहा है चलन बन गया है, एक चलन बन गया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं, कोशिश हो रही है अपने आप, लेकिन वो नहीं ये समझ रहे हैं कि ये बेशक नरेंद्र मोदी ये बात नहीं कहे, बेशक के भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात की अस्मिता के प्रतीक हो गए हैं। एक समय, और इस बयान को उन्होंने इसी से जोड़ा अपने संबोधन में कि गुजरात की अस्मिता पर सीधे-सीधे हमला बोला गया है कांग्रेस पार्टी के इस बयान से। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ जुड़े, उनसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि बार-बार क्यों पीएम को लेकर विवादित बयान दिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, एक बार फिर से देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ने भस्मासुर कह दिया है पीएम मोदी को। बार बार कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं और देखने को यही मिला है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता रहा है। अब इस बयान का खामियाजा क्या कांग्रेस पार्टी को फिर से उठाना पड़ेगा? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्योंकि गुजराती अस्मिता से सीधे बीजेपी जोड़ देती है कांग्रेस के ऐसे बयानों को। देखिए निधि, कांग्रेस को अगर कहें कि एक के बाद एक गलती करना, उसको उसी तरह से रिपीट किया जा रहा है। गलती मधुसूदन मिस्त्री से शुरू हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे तक गया, और आज जो है जिस तरह से उग्रप्पा ने कहा है, निश्चित तौर पे बीजेपी के कल कुछ टॉप लीडर से बात हो रही थी, उनका कहना है कि कांग्रेस जो गोबर हमारे ऊपर फेंकती है हम उसको खाद बनाकर खेती कर लेते हैं। तो ये आप समझना होगा इनको, कांग्रेस के नेताओं को, कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अगर व्यक्तिगत हमला या टिप्पणी करेंगे तो गुजरात जैसे स्टेट में जहाँ के हर घर में उनकी पहचान जो है घर के बच्चे की तरह लोग करने लगे हैं, अपने अस्मिता से जोड़ लिया है लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, मेजॉरिटी में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि ज्यादातर 100% लोग ऐसे नहीं हो, 30%, लेकिन आमोद, 40% इतिहास गवाह है, उसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को। बिल्कुल, इतिहास गवाह है, चाहे वो मौत के सौदागर से लेकर भस्मासुर तक के बयान हो, कांग्रेस को व्यक्तिगत हमलों से इस तरह का नुकसान हुआ है, चुनावों में हुआ है, नतीजों में हुआ है। शिवांग माथुर के पास जल्दी से चलेंगे, फिर दीपक झा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बातचीत करेंगे। शिवांग, वहां अहमदाबाद में जिस तरह का माहौल है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो गए, अब दूसरे फेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, एक के बाद एक ऐसे बयान जो सीधा प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसको लेके कहीं ना कहीं जो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो ज़मीनी स्तर के वोटर हैं उनमें नाराज़गी है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, कि एक हाउस होल्ड नेम है, और भले ही यहाँ के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री से किसी बात पर नाराज़ हो जाते हों, लेकिन वो जो कनेक्ट है उनका वो बहुत मजबूत है, क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गुजराती अस्मिता से उसको जोड़ के देखते हैं। वो ये मानते हैं कि हमने गुजरात का एक व्यक्ति दिल्ली भेजा है,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं दीपक जी से ही जवाब ले लेते हैं। शिवांग, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मेरे साथ इलेक्शन वॉर रूम में दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए। दीपक जी, आप लोग ये छोड़ क्यों नहीं देते हैं? चाय वाला आपने कहा प्रधानमंत्री को, और देखिए वो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। बीजेपी ने इस बयान को कितना भुना दिया कि प्रधानमंत्री सीधे बन गए नरेंद्र मोदी। भस्मासुर कहते हैं, मौत का सौदागर कहते हैं। रुकते क्यों नहीं आप लोग? एडवांटेज तो बीजेपी को होता है। अंजलि जी, ये देश जो है ना, किसी के व्यक्तिगत उससे नहीं चल रहा है, इस समूह से चल रहा है। हम जनगण गाते हैं। पीएम को टारगेट करके ऐसे बयान देंगे तो जनता के बीच में कैसे पीएम पहुंच क्या है? हम एक बात है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। नरेंद्र मोदी जी इस देश की आधी आबादी नारी का सम्मान नहीं करते हैं। उनको संसद भवन के अंदर सुपर्णखा कहते हैं। एक महिला को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को जर्सी गाय कहते हैं। कांग्रेस क्यों बबूल का पेड़ बो रही है इस तरह के व्यक्तिगत हमले करके? मुद्दे पर बात कर लीजिए ना। सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए। नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में महिला का अपमान करते हैं, सुपर्णखा कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्षा को सोनिया नहीं सुनिए, कांग्रेस के पंजे को खूनी पंजा कहते। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको शोभा देता है? कोई सवाल नहीं करता। आज नरेंद्र मोदी जी का क्रिटिसिज्म नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनकी बुराई कर सके। आज जब गुजरात के मुद्दों की बात होनी चाहिए, तब बात हो रही है नरेंद्र मोदी। मुद्दों के आधार पर ही जनता के बीच जाइए ना सर। गाली नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों मुद्दों पर वार पलटवार ना होते हुए व्यक्तिगत वार होते हैं? इस पर नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या जवाब दिए गए? हम ये भी सुना देते हैं अपने पर हुए हमले का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया, सुनिए। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन व्यक्तिगत हमलों को प्रधानमंत्री एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे 2-2.5 किलो गाली दी जाती है, लेकिन मैं वो प्रोसेस करके मैं जो जनता है उनके कामकाज के लिए आगे बढ़ाता हूं। बहरहाल, कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने दरअसल इस तरह के विवादित टिप्पणी की शुरुआत की थी। उन्होंने औकात वाला बयान दिया था कि औकात दिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सामान्य परिवार से हैं और सेवादार हैं, वो क्या औकात दिखा पाएंगे? सुनिए कैसे पलटवार किया। कि कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની વળી औकात હોતી હશે? तो देखिए, बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी पर हमला विपक्ष की हार को दर्शाता है? इससे जुड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं कि कब कब कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान दिया गया। सबसे पहले 2007 में खुद सोनिया गांधी ने पीएम को कहा मौत का सौदागर। असर क्या हुआ? गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। अब देखिए, 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा था पीएम को। नतीजा क्या हुआ? केंद्र में बीजेपी की पूर्ण सरकार बन गई, प्रधानमंत्री बनाया गया नरेंद्र मोदी को। 2017 में पीएम के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसका भी बड़ा असर हुआ। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से वापसी करती है। 2019 में राहुल गांधी ने कहा पीएम के लिए कि चौकीदार चोर है। असर क्या हुआ? केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए, 2022 में यानी कि गुजरात चुनाव का जब वक्त है, तब मधुसूदन मिस्त्री ने औकात वाला तंज किया। अब असर क्या होगा? पीएम ने चुनाव में से एक बड़ा एजेंडा बनाया है। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव जेटली जी, अभी हमने ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी ने जब जब पीएम के लिए अपशब्द कहे, तब तब बीजेपी को इसका बड़ा एडवांटेज मिला है। अब एक बार फिर से भस्मासुर से लेकर के औकात और रावण तंग के तंज कसे गए हैं पीएम को लेकर के। बीजेपी क्या कहेगी इस पर? कांग्रेस पार्टी क्यों बार बार पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है? देखिए, अपशब्दों के अगर प्रयोग की बात करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा निकल रही है
राहुल गांधी जी की पदयात्रा में जहां 700 लोग बुलाए जाते हैं वहां केवल 7 लोग आते हैं। 7 लोगों में से भी उन्हें लगता है कि केवल 3 हमारे साथ चलने लायक है। बाकी लोग कह रहे हैं मेरे घर में विवाह है, कोई कहता है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। ऐसे में अगर उनका सबसे बड़ा नेता जो पदयात्रा कर रहा हो और पदयात्रा के अंदर उनके अपने ही कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हो जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति को, देश के अंदर जिसने अपना सर्वस्व निछावर किया हो, जो 16-16, 17-17 घंटे काम करता हो, जिसको लिए गुजरात की जनता और गुजरात के लिए अपनी गुजरात के लिए वो बना हो, जिसने इस देश के अंदर परिवर्तन किया हो, उसे क्या नाम देंगे? जी देखिए, नीच कहना, छोटा कहना, औकात दिखा देना, मौत का सौदागर कहना। और इसीलिए जेटली साहब हमने ये कहा ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मेरा सवाल सीधा यही है कि गुजरात की जनता कैसे इसे लेती है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अजय उमाट, वरिष्ठ पत्रकार, गुजरात से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप हमें ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जनता कैसे लेती है इसे। गुजराती अस्मिता के साथ प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है, उसके बीच इस तरीके की बयानबाजी साफ है हमेशा कांग्रेस पर हावी हुई है। डेफिनेटली कई बार तो मुझे मजाक में कहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन गई है। अगर कांग्रेस ऐसे इश्यू नहीं देती तो मैं और आप आज इस डिबेट पे इस इश्यू के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं कई चैनलों में जाता हूं और इस सीजन में कम से कम ये 6ठी बार इसी सब्जेक्ट पे आया हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये पसंद है कि आप गाली दो और हम उस पर डिबेट करवाएं। गुजरात में डिबेट नहीं हो रही है सर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि पर्चे लीक क्यों हो रहे हैं, उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात क्यों पिछड़ा हुआ है, इसके ऊपर आपको कहीं डिबेट नहीं मिलेगी। यानी आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, यानी आप कह रहे हैं कि मुद्दा भटकाने की एक तरह से कोशिश हो सकती है। कांग्रेस इस तरह से हाथ में मुद्दा दे रही है कि आप हम पे करिए व्यक्तिगत हमले, फिर हम जवाब देते हैं, ताकि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सिर्फ लाइक करती। नहीं, इससे भी आगे बताऊं, अगर लिसन टू मी 1 मिनट, अगर बीजेपी वाले राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहते हैं तो कांग्रेस का कोई नेता का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सद्दाम हुसैन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आऊंगी आपके पास सर, और एक बड़ी खबर बता दें, अब राहुल गांधी भी क्यों बीच में कूद गए हैं, उन पर भी डिबेट होगी। उन्होंने जो बयान दिया है उस पर डिबेट होगी। राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है, और राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस बीजेपी के लोग जय सिया राम नहीं बोलते। राम ने किसान, मजदूर, व्यापारियों सबकी मदद की। भगवान राम की भावना आरएसएस बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। आरएसएस में एक भी महिला नहीं है, राहुल गांधी ने कहा। यानी जब जय सिया राम बोला जाता है तो जय सिया और जय राम बोला जाता है, लेकिन जय सिया नहीं बोला जाता, और ये आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। बड़ी बातें यहां राहुल गांधी ने कही है, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी ने जय सिया राम के मायने भी समझाए। देखिए, जय सिया राम का मतलब क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं, और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं।
तो ये है राहुल गांधी का वो बयान जिसमें बीजेपी से पूछे गए हैं कई सवाल और आरएसएस पर भी सवाल उठाए। देखिए, राहुल गांधी के राम पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। बड़ी खबर ये, राहुल गांधी ढोंगी हिंदू हैं, अमित मालवीय ने ये कहा है। राहुल गांधी की राम में आस्था वोट बैंक से जुड़ी हुई है। अमित मालवीय आगे कहते हैं, केरल तमिलनाडु में कांग्रेस ने हिंदुओं की तरफ झांका तक नहीं, ढोंगी हिंदू कहा है राहुल गांधी को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। ये देखिए ट्वीट है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ढोंगी हिंदू है लिखा है, जिसकी आस्था सिर्फ वोट बैंक से जुड़ी हुई है। तो ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं गुजरात चुनाव के बीच में। हमारे साथ दीपक झा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उसके बाद राजीव जेटली जरूर इस पर रिएक्शन देना चाहेंगे। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने जो ये सिया राम को लेकर के एक नया एंगल छेड़ा है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने पलटवार किया है, बोला ढोंगी हिंदू हैं। इन सब के बीच सवाल मेरा यह है कि सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी के लिए कौन है? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। गुजरात चुनाव में आखिर क्यों नहीं आए वो अग्रेसिव कैंपेनिंग के लिए? ये सारी बातें गुजरात चुनाव में आकर के जनता के बीच बोलते तो शायद कुछ असर छोड़ पाता। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा कौन है? कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भाजपा की तरह नहीं कि अमित शाह स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं, स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं था, कांग्रेस में अध्यक्ष है कि परिवार। अभी राहुल गांधी सोनिया गांधी के पीछे पड़े हैं कि लोग राहुल गांधी सोनिया गांधी क्यों नहीं जाते। मुझे लगता है दीपक जी, कांग्रेस इधर उधर की बात बहुत करती है, मुद्दे पर नहीं बोलती है। बात यह है इसीलिए पिछड़ रहे हैं। आपके नेता नहीं जा रहे प्रचार करने के लिए, आपके नेता भारत जोड़ो में लगे हैं। कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं का सम्मान नहीं है आरएसएस में, महिलाओं को ये लोग हेट नहीं। मैं एक रिएक्शन राजीव जेटली से लूंगी। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो जय श्री राम कहती है, जय सिया राम क्यों नहीं कहती? राजीव जी, क्यों नहीं कहती जय सिया राम? ये राहुल गांधी को गालियां देते हैं, ढोंगी कहते हैं, नाटक मंडली का अध्यक्ष कहते हैं, तो वो गाली नहीं हो जाती क्या? मेरी एक सवाल और है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देना ही नरेंद्र मोदी को गाली देना कहलाएगा? लोग व्यक्तिगत नहीं होते हैं, राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। आप प्रधानमंत्री बैठ के सत्ता की मलाई खा रहे हैं तो आपको आक्षेप सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उस पर जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। बीजेपी क्या सोचती है? राजीव जी, कम शब्दों में बताइए, फिर आगे की खबरें लेंगे। बताइए। के साथ बैठ के आपका संपर्क फ्रेम फ्रीज हो रहा है, आपसे एक बार फिर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें किस तरीके से यूपी के डिप्टी सीएम अब ब्रजेश पाठक का राहुल गांधी पर यह हमला हुआ है, ये कहते हुए कि राहुल नाटक मंडली के नेता हैं जो गली गली अब दौड़ रहे हैं। राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। संगीत रागी सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, सवाल आपसे ये है कि जो राम के नाम पर वोट के आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं, क्या इनके पास भी मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए इस तरह का बयान? अब कई बार तो हमको समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों पर इतना डिस्कशन क्यों होता है। बिहार में आप उनसे पूछेगा तो कोई कह देगा अरे माँ बकलोल है। बकलोल का मतलब ये है कि कोई उल्टा पुल्टा कुछ भी बोले जाए। अरे वो जिस समय राम मंदिर मूवमेंट था उस समय भारतीय अस्मिता कोई चुनौती थी, वो एक मैस्कुलिनिटी का उसमें संकेत है जब हम जय श्री राम बोलते हैं। और ये नारा आया था, आपको याद होगा कि जब रामायण सीरियल बना, सबसे बड़ी बात है सीरियल के अंतर्गत रामायण सीरियल में यहाँ चैनल पे नारे को प्रयोग किया गया था, किया गया था उस सीरियल को, क्या बोलना है उसी को वहाँ पर प्रयोग किया गया था। राम मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए मैं आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए दीपक जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ, रुक जाइए। जितना मर्जी गाली दीजिए, आप बड़े अच्छे इंसान बन जाएंगे। निधि जी यहाँ पे चैनल पे बैठ के व्यक्ति राहुल गांधी को कुछ भी अनाप शनाप उन्होंने अपशब्द नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो मुद्दे से भटकते हुए कुछ भी बोलते हैं कि लोग यहाँ पे आके कुछ भी बोले, ढोंगी बोले, बकलोल बोले, सारी चीजें चलेंगी। राहुल गांधी ये मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, ये सोशल मीडिया में की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो रही है। पढ़े लिखे लोग हैं। बेसिकली नॉन सीरियसनेस की बात कही गई है कि नॉन सीरियस। अरे सर मार रही है आज आपके साथ, करने की इजाजत तो खैर किसी को नहीं है। सर मार रही है मेरे को, सर मार रही है।
वो बाकी सर रुकिए, उनकी बुद्धि नहीं है। बोलेंगे तो शायद आसानी होगी। न्यूज़ ले लिए। लौट रही हूँ आपके पास, आपके पास लौट रही हूँ। बुद्धि नहीं है। ठीक है, आपने बोल लिया ना, आपने बोल लिया उनके बारे में। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद आ रही हूँ, आप दोनों के पास आऊंगी। देखिए, अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 2 दिन में बड़े रोड शो किए हैं, जिससे जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने पहला रोड शो किया, जो कि 50 किलोमीटर से भी ज्यादा का था। पीएम मोदी ने दूसरे दिन यानी कि कल 6 किलोमीटर तक का रोड शो किया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। दोनों रोड शो के जरिए पीएम मोदी ने कुल 17 सीटें कवर की हैं। तो इतनी बड़ी तैयारी सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए की। तो 2 दिन में जिस तरीके के 2 मेगा शोज हुए हैं, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को किस तरीके से बड़े शोज हुए हैं। 1 दिसंबर 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, 2 दिसंबर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। और इसके अलावा आपको बता दें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे 1 दिसंबर के रोड शो में। यहाँ पे भी भारी भीड़ जुड़ी थी, ये भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। जबकि 14 विधानसभा सीट यहाँ पर कवर की गई थी 1 दिसंबर के इस रोड शो में, और 2 दिसंबर को 3 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। निधि, और इसके अलावा महापुरुषों को नमन किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। रोड शो से पहले भद्रकाली में पूजा अर्चना भी की गई, जिसका बड़ा महत्व है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार इन रोड शोज के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा मैसेज यहां पर गुजरात के लोगों के साथ प्रधानमंत्री का। जी हाँ, तो गुजरात में क्या मोदी गेम चेंजर साबित होंगे? अब इससे जुड़ी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए डेट वाइज आपको बता रहे हैं कि अब तक कितना प्रचार किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से। चुनाव प्रचार की शुरुआत कितने जिलों में रैली और कितनी जनसभा कवर की गई है। देखिए 6 नवंबर की तारीख है, जिसमें 23 जिलों का दौरा किया गया, 28 जनसभाएं की गई हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कितनी सीटें कवर की गई हैं। 3 सीटें कवर की गई हैं रोड शो के जरिए, 100 से भी ज्यादा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपर कैंपेन था। इस चर्चा में हमने AIMIM के नेता हैं दानिश जी, उनको शामिल नहीं किया है, उनके पास मैं आना चाहूंगी। दानिश जी, ओवैसी साहब कहाँ हैं? कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी भी करी, और देखिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इतनी मेहनत कर रहे, इतना लंबा रोड शो किया, लगातार लगे हुए गुजरात चुनाव में। लेकिन AIMIM दावा तो बड़े बड़े करती है, नजर नहीं आती है कहीं जमीन पर। आपने कितना प्रचार किया और आपको कितना भरोसा अपनी जीत का? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि TV9 के जो लोग हैं उनको, मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रश्न पूछ रही हैं कि ओवैसी साहब ने क्या किया, तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स हैं उनको पूछना चाहिए। लेकिन जो कि प्रधानमंत्री के पीछे लगे पड़े हैं आप, तो ठीक है, बेहतर है, कोई बात नहीं। सर ऐसी बात नहीं, आप इसे तो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। मैं वही दे रहा हूँ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुसलसल असदुद्दीन ओवैसी साहब लगे हुए हैं, आज भी उनका रोड शो है, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे दूसरे चरण के चुनाव जो है। दानिश जी, दरअसल सवाल तो ये होना चाहिए, आप खुश हो रहे होंगे क्योंकि आप तो बी टीम है बीजेपी की, और बीजेपी को गाली पड़ रही है, तो जो फायदा होता है, जो कांग्रेस देती, कांग्रेस लगातार अपशब्द इस्तेमाल करती है, फायदा और एडवांटेज बीजेपी को होता है, तो आपको तो खुशी हो रही होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको हक है चाहे आप जो कहना चाहें, लेकिन हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अवाम के मैंडेट का। अवाम तय करेगी कौन कौन सी टीम है, ए टीम कौन है, बी टीम कौन है और सी टीम कौन है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, लेकिन दी कि हमारे यहाँ आज इस नेशनल चैनल पे बैठ के जो डिस्कशन हो रहा है, RSS ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से देश का नैरेटिव जो है भगवान राम के इर्द गिर्द सेट कर दिया है। क्या इस देश में यीशु को मानने वाले नहीं? नैरेटिव जनता का भी यहाँ पर सामने आया है। मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, तस्वीर हमने देखी कैसे रैली के दौरान ही ओवैसी गो बैक के नारे लगे, किस तरीके से कांग्रेस के जिन इलाकों पर कब्जा था वहां पर जाके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा रोड शो किया गया। इस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर लेना चाहूंगी, क्योंकि पीएम मोदी का कांग्रेस पर ईवीएम को लेकर हमला भी सामने आ चुका है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको पता है नींद उड़ने वाली है, जब हार दिखती है तो ईवीएम चिल्लाती है कांग्रेस। अब प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर पहले सुनिए। અને હવે તો દેશભરના નાગરિકોએ સમજી ગયા છે કે કોંગ્રેસ જ્યારે ચૂંટણીના 2 દાડા પહેલા કાગા રોડ ચાલુ કરી દે, ઈવીએમ 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 ઈવીએમમાં ગડબડ, ઈવીએમમાં ઢીકણું, ઈવીએમમાં ફલાણું, એનું કારણ શું ભાઈ? આ કોંગ્રેસ વાળા ઈવીએમ ઉપર તૂટી પડે એનું કારણ શું? કે એમને ખબર છે કે ભાઈ ઉચાળા ભળવાના છે ભાઈ, હવે કાંઈ પત્તો પડે એમ નથી,
અને કોંગ્રેસને હાર દેખાય એટલે પછી ઈવીએમ ઉપર ઠીકરું फोड़े। राजीव जेटली सर, कितना आसान होता है ये कहना कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो यहाँ साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार हो रहा है और कैसे प्रचार के दौरान विरोध भी। देखिए, नैरेटिव ये भी सेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नैरेटिव सेट करती है इस देश की जनता। इस देश की जनता जवाब देती है, उनके पास अधिकार है, उनके पास एक उंगली है जिस उंगली से वो अपने अधिकारों के बटन को दबाती है। और ये ऐसे ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के अंदर लगभग 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। देश के प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करते हैं, केवल भारत में नहीं दुनिया में जाकर के। और ये विश्वास जो है ना, उस विश्वास को तोड़ने के लिए अगर आप गाली निकालेंगे, प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाएंगे और इस तरीके के बयानबाजियां करेंगे, जिससे बदतमीज बयानबाजियां जिसे कहा जा सकता है, तो इससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, आप खुद अकेले पड़ गए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको आप कहते हैं लोकतांत्रिक, बड़ी बात कह रहे हैं राजीव जी। मैं आऊंगी, एक बड़ी टिप्पणी आपने की कि इस वक्त कांग्रेस अकेली पड़ चुकी है और इस तरह से बयानबाजी कर रही है, ये लोकप्रियता बटोरने की एक कोशिश हो सकती है जिससे आपको नुकसान होगा, ये बीजेपी का कहना है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। विकास के नाम पर कांग्रेस की तबीयत खराब हो जाती है। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस में पहले परिवार, बीजेपी के लिए पहले देश है, पहले राष्ट्र है, ये बीजेपी की तरफ से, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। विकास થાય એટલે કોંગ્રેસની તબિયત બગડે જ। ગુજરાતના લોકો, અહીંના ઉદ્યમીઓ, અહીંના કારોબારીઓ દશકો જૂનો કોંગ્રેસનો એમને અનુભવ છે। દેશની અર્થવ્યવસ્થાને કેટલી હાનિ પહોંચાડેલી છે એ જાણકારો જાણે છે। 1947માં જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થામાં આપણે 6ઠા નંબરે હતા। 2014માં જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ રાજ કરતી હતી આપણે 10મા નંબરે પહોંચી ગયા હતા। કોંગ્રેસે જે નીતિઓ બનાવી, વધારે સમય એમને જ રાજ કરવા મળ્યું અને એનું પરિણામ એ હતું कि देशनी अर्थव्यवस्था कांग्रेसना काळमां 6 થી 10 पहुंची गई थी। कांग्रेसनो समय परिवारवाद, तुष्टीकरण, हजारों करोड़ना घोटाळा, लाखों करोड़ना घोटाळा एमां ज गयो। एमां कांग्रेस अने भाजपमां मोटो फर्क छे। कांग्रेस माटे परिवार पहला, भाजप माटे देश पहला। और कांग्रेस के लिए परिवार पहले है तो बीजेपी के लिए देश पहले है। दीपक जी, जल्दी से एक छोटा रिएक्शन, फिर ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्यों कांग्रेस इस बात पे फोकस कर रही है कि व्यक्तिगत हमले वो करके वो जीत सकती है? विकास के नाम पर क्यों पेट खराब हो जाता है या तबियत खराब हो जाती है? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी चुनाव का प्रचार करते हैं तब वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे, वो भाजपा के नेता कहलाएंगे। इस बात को भाजपा को समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अनाप शनाप वहां जाके भाषणों में बोलेंगे, देखिए लाखों करोड़ का घोटाला, करोड़ों करोड़ का घोटाला। प्रधानमंत्री एक संविधान है और वो संविधान जाके चुनावी सभाओं में झूठ बोल रहा है।